वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करनी है आज हमको। पॉलिटी हमारा खत्म हो चुका है, जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक था मैंने सब खत्म कर दिया पॉलिटी का। एक दो चैप्टर बचा है, वो बचा हुआ है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का बनना, और साथ में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ये दो चैप्टर टॉपिक बचे हुए हैं। बाकी सारी पॉलिटी जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो सब मैंने पॉलिटी में कवर कर दिए। अब इसी प्रकार हिस्ट्री में देख लेते हैं हम लोग। हिस्ट्री में क्या क्या महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत से आधुनिक भारत से शुरुआत करेंगे, प्राचीन भारत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत पे पहुंच जाएंगे। आधुनिक भारत में क्या पढ़ना है हमको? सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आता है वो ये कि बताइए भारत में यूरोपियन कंपनीज़ के आगमन का सीक्वेंस क्या है। तो याद रखिए पीडीएफ फाइल होती है ना, पीडीएफ फाइल, तो पीडीईएफ। पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आई, फिर इंग्लिश, फिर फ्रांस। ये सीक्वेंस याद रखिए हमेशा, पीडीईएफ, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, फ्रांस। कौन पुर्तगाल में आया? तो याद रखिए 1498 ईस्वी में जो व्यक्ति भारत आया इसका नाम था वास्को डी गामा। यह वास्को डी गामा भारत पहुंचा है अब्दुल मजीद की सहायता से। कहाँ पर पहुंचा है? कैलीकट में पहुंचा है। कैलीकट कहाँ पर है? मालाबार कोस्ट पर, मालाबार तट पर। और वहाँ पहुंचा तो जमोरिन नाम के एक राजा ने इसका स्वागत किया। वास्को डी गामा के बारे में याद रखिए कि इसने काली मिर्च का व्यापार भारत में किया और यह भारत 2 बार आया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिए। इसके उपरांत कहा जाता है कि काली मिर्च का व्यापार करने पर उसको 60 टाइम्स मुनाफा हुआ। तब से पुर्तगाल में, भारत में पुर्तगाल के वायसरायस का आना शुरुआत हो गई। तो भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय जो आया उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगाल का पहला वायसराय कौन था जो भारत आया, उसका नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को इन्वेंट किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब कि जिसका पानी पर अधिकार होगा उसका कोस्टल एरिया पे भी अधिकार होगा। ऐसी बातें फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के द्वारा कही गई। आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्लू वाटर पॉलिसी का इन्वेंशन किसने किया, तो आप बोलेंगे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। आपसे पूछा जाए कि भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय कौन था, तो आप कहेंगे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक। इसके बाद जो फेमस नाम जो पुर्तगाल का वायसराय, इसका नाम है अल्फांसो दी अल्बुकुर्क। याद रखिए, अल्फांसो दी अल्बुकुर्क को वास्तविक सत्ताधारी बोला जाता है कि इसने वास्तविकता में पुर्तगाल का परचम भारत में लहरा दिया। किस प्रकार से कि इसने 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त कर ली, गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। तो ऐसा कहते हैं कि वास्तविक रियल फाउंडर है ये पुर्तगालियों का भारत में। साथ में याद रखिए कि इसने भारत में सती प्रथा को, जिस क्षेत्र में यह अपना वो कब्जा किए हुए उस क्षेत्र में इसने सती प्रथा को बैन करने की कोशिश करी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय, अब वह भारत का पहला वायसराय जिसने भारत में सती प्रथा को बैन करने का प्रयास किया, सती प्रथा को अपने क्षेत्र में बैन कर दिया, तो आप बोलेंगे वह था अल्फांसो दी अल्बुकुर्क। अल्बुकुर्क ने सती प्रथा को बैन कर दिया। सती प्रथा क्या है? तो सती प्रथा का मतलब वही पति की जब हत्या होती थी पुराने ज़माने में, जब पति की मृत्यु होती थी तो उसके ऊपर उसकी पत्नी को अर्थी पर बैठा के आग लगा दी जाती थी, अर्थी पर। ठीक है, बात चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता के बारे में बताऊंगा, तब मैं कहानी सुनाऊंगा इब्न बतूता की। ठीक। उसके अलावा नीनो दी कुन्हा का नाम याद रखिए। विशेष नाम मैंने आपको वायसरायस के बता दिए, गवर्नर जनरल के नाम मैंने आपको बता दिए। जो गवर्नर जनरल पुर्तगाल के थे जो भारत आए उनके नाम मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से? वास्को दी गामा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, अल्फांसो दी अल्बुकुर्क और नीनो दी कुन्हा। इनके नाम याद रखिए। नीनो दी कुन्हा के बारे में विशेषता ये है कि नीनो दी कुन्हा ने पुर्तगाल की राजधानी कोच्चिन, मतलब पुर्तगाली जो भारत आए हैं इन्होंने अपनी कैपिटल कोच्चिन से शिफ्ट करके नीनो दी कुन्हा ने इसको गोवा अपनी राजधानी बना लिया। ठीक, ये याद रखिएगा बस। ठीक। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोच्चिन में स्टैब्लिश करी। जहाँ कोच्चिन कहाँ पर है? जहाँ पहुँचा था इसको वास्को दी गामा मालाबार तट पे, मतलब केरल में, तो केरल में ही है कोच्चिन। यहाँ पर पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कैन्नौर में स्टैब्लिश करी है। ठीक। साथ में याद रखिए कि भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने करी है? पुर्तगालियों ने करी। इसके साथ याद रखना है कि 1556 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में, पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में इन्होंने कर दी। किन्होंने? पुर्तगालियों ने। ठीक। सबसे पहले आए हैं 1498 में, सबसे बाद 1961 में सबसे बाद में गए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन सी कंपनी गई, तो आप बोले सबसे बाद में पुर्तगाली गए। ठीक, ये याद रखिए। इसके साथ देखिए पुर्तगाल के बाद आएंगे डच। मैंने बोला पीडीएफ, तो डच के बारे में आपको क्या याद रखना है? डच के बारे में आपको याद रखना है कि इसे इसको वन कंपनी भी कहा गया, तो इसको जन कंपनी भी कहा गया। क्यों? क्योंकि इसका एक लीडर है, इसका नाम है जन वन ह्यूगन। तो ह्यूगन के नाम पर इसका नाम पड़ गया जन कंपनी अथवा वन कंपनी। साथ में याद रखिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कॉन्सेप्ट लाने वाली पहली कंपनी थी डच कंपनी। बहुत छोटी कंपनी है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक को भी ऑफर किया इसने अपनी कंपनी में, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की शुरुआत करी है डच कंपनी ने। साथ में क्या याद रखना है आपको कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली और दूसरी फैक्ट्री नागपट्टनम में खोली। ठीक, तो पहली फैक्ट्री कहाँ खोली इन्होंने? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक, ये बैटल ऑफ बिदारा मैं आपको बताऊंगा अभी जब कहानी आगे चलेगी तब। इसके बाद कौन है? इसके बाद इंग्लिश। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश आए हैं। इंग्लिश के बारे में क्या पढ़ना है हमें? इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूँ, ये अटक गया है, इसको मैं आगे बढ़ा दूँ तब मैं आगे की चर्चा करूँ।
तो इंग्लिश के बारे में आपको क्या जानना है? अच्छा, ये मुझे लग रहा है खो गया है इंग्लिश वाला। एक मिनट रुक जाइए, बस मैं इंग्लिश वाला देख के आपको इंग्लिश का, हाँ देखिए इंग्लिश आई है। देखिए इंग्लिश के बारे में क्या आपको जानना है? इंग्लिश आए हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1608 ईस्वी में 1608 में इंग्लिश कंपनी भारत पहुंची। तो विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज़ से भारत पहुंचा और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ है फरमान जारी करवाने के लिए कि अगर जहांगीर फरमान जारी कर देंगे तो अंग्रेज भी अपनी फैक्ट्री भारत में इस्टेब्लिश कर लेंगे। लेकिन जहांगीर विलियम हॉकिंस को फरमान इशू नहीं कर सकता क्योंकि पुर्तगाली और डच ऑलरेडी भारत में स्थित है। इवन पुर्तगाली कुछ ज़्यादा ही प्रभावशाली है, ज़्यादा ही प्रभाव है उसका जहांगीर पर। जहांगीर विलियम हॉकिंस को फरमान नहीं देंगे, लेकिन हाँ एक उपाधि देंगे, इसका नाम है इंग्लिश खान की उपाधि। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी, तो आप बोलेंगे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को दी। विलियम हॉकिंस वापस ले जाएंगे। उसी क्रम में 1611 में मिडिल्टन आएगा। मिडिल्टन का भी विद्रोह पुर्तगालियों के साथ होगा। विलियम हॉकिंस का भी मतलब विद्रोह हुआ है पुर्तगालियों के साथ। पुर्तगालियों ने बड़ी मुश्किल से उसको एंट्री दी है भारत में, सूरत से आगे पहुंचा, आगरा में बड़ी मुश्किल से आगरा पहुंच पाया था। तो मिडिल्टन भारत आएगा, ब्रिटिशर्स है ये भी, इसका संघर्ष होगा पुर्तगालियों के साथ। और यह संघर्ष 1612 में युद्ध में परिवर्तित होगा। युद्ध का नाम है स्वाली का युद्ध, जगह है सूरत। इस सूरत नामक स्थान पर, मतलब सूरत में स्वाली नामक स्थान पर युद्ध होगा पुर्तगाली और इंग्लिश के बीच में। अंग्रेज पुर्तगाली को हरा देंगे। अंग्रेज का कैप्टन है बेस्ट काम करेगा, बेस्ट पुर्तगाली को हराएगा तो जहांगीर की नज़र में पुर्तगाली हो जाएंगे शेर, और जहांगीर शेरों से दोस्ती कर लेगा। का मतलब जहांगीर की नज़र में इंग्लिश हो जाएंगे दोस्त, और जहांगीर इंग्लिश वालों से दोस्ती करेगा तो फरमान जारी करेगा। और इस प्रकार से 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी जाएगी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि बताइए अंग्रेजों ने पहली अपनी अस्थायी फैक्ट्री और स्थायी फैक्ट्री, टेम्प्रेरी और परमानेंट फैक्ट्री की बातें आती हैं, तो ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछे कि टेम्प्रेरी फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश की, तो आप बोलेंगे मसूलीपट्टनम में। मतलब इंग्लिश वालों ने, अंग्रेजों ने अपनी टेम्प्रेरी फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश करी, तो आप कहोगे मसूलीपट्टनम में। और स्थायी, अगर पूछे परमानेंट फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश करी, तो आप बोलेंगे परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी है सूरत में। ठीक है, ये दो चीज़ें कभी कभी मतलब गड़बड़ हो जाती हैं, तो याद रखिए। इसी क्रम में कहा जाता है कि 1615 से 1618 के बीच में थॉमस रो भारत पहुंचा। उसने कहा कि फैक्ट्री तो आपने इस्टेब्लिश करने दी, फैक्ट्री और ज़्यादा इस्टेब्लिश करने दीजिए हमको, और साथ में ट्रेड करने का फरमान जारी कर दिया गया। तो ट्रेड मतलब थॉमस रो ने अहमदाबाद में, भरूच में, आगरा में नई फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश करी, और साथ में ट्रेड करने का फरमान उनको मिल ही गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए थॉमस रो भारत कब आया, तो आप ये याद रखिए 1615 से 1618, ये 2-3-4 साल भारत में रुका है। मनसबदार भी इसको मिला है, चर्चा करेंगे जब मुगल पढ़ेंगे मनसबदार क्या चीज़ होती है। इसी क्रम में कहा जाएगा कि मैं आपको 1857 के विद्रोह तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको पीछे से पढ़ाना शुरू किया आधुनिक भारत, क्योंकि हमें 1857 के रिवॉल्ट तक पहुँचना है। ठीक, इसी क्रम में कहा जाएगा कि फैक्ट्रियाँ एस्टेब्लिश हो रही हैं। 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज खोल दी जाएगी। उसी क्रम में 1700 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में खोल दिया जाएगा। इसी क्रम में कहा जाएगा कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। जो मुगल शासक बादशाह औरंगजेब खतरनाक बादशाह है जिससे अंग्रेज डरते हैं, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके मरने के बाद मुगल बादशाह के अंतर्गत कुछ राज्य अपने आप को स्वायत्त घोषित कर देंगे। कौन से राज्य है? बंगाल अपने आप को स्वायत्त घोषित कर देगा, हैदराबाद स्वायत्त घोषित कर देगा, अवध स्वायत्त घोषित कर देगा। बंगाल का राजा है मुर्शिद कुली खान, अवध का नवाब मतलब बंगाल का नवाब है मुर्शिद कुली खान, अब अवध का है सादत खान, और हैदराबाद का है उस वक्त चिन कुलिच खान। तो ये नाम याद रखिए, कभी पूछ लेता है कि बताइए अवध का नवाब कौन था, तो सादत खान। बंगाल का नवाब कौन था, तो मुर्शिद कुली खान। हैदराबाद का नवाब कौन था, स्वायत्त घोषित करा तो चिन कुलिच खान। तो ये नाम याद रखिए। इसी क्रम में कहा जाता है कि भारत में मुगल सत्ता, जब औरंगजेब के मरने के बाद मुगल सत्ता गिर रही है, तो उस वक्त कई सारे ऐसे शासक आए जिन्होंने मुगल सत्ता को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। औरंगजेब के मरने के बाद, औरंगजेब मरा, उसके बाद मुअज्जम खान बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठेगा, मुगल सत्ता पे बैठेगा बादशाह। उसके बाद इन्हें कहा जाएगा शाह ए बेखबर। इसके बाद बैठेंगे लंपट मूर्ख, इनका नाम है जहांदर शाह। इसके बाद बैठेंगे फ़र्रुख शेर भी मतलब किसी की सहायता से आए हैं, ऐसे नहीं बैठ पाए हैं, ब्रदर्स के मतलब दो भाइयों की सहायता से बैठ पाए हैं, वरना इनको बैठने मतलब फ़र्रुख शेर गद्दी नहीं संभाल पाते अगर वो भाई ना होते। तो मैं आपको चर्चा करूँगा जब मैं पढ़ाऊँगा आपको मुगल, कि कौन से दो भाई थे जिनके बारे में आपको जानना है कि उन्हें किंग मेकर्स कहा गया। तो ये बताएंगे जब हम मुगल सत्ता पढ़ेंगे तब। तो फ़र्रुख शेर गद्दी पे बैठेगा। इसको एक रोग है जो सही नहीं कर पा रहे हैं भारत में लोग, वैद्य। तो अंग्रेज एक आएगा जो उसका रोग सही कर देगा, उनसे प्रभावित होगा और उनको ड्यूटी फ्री पास दे देगा खुशी में। ड्यूटी फ्री का मतलब मुक्त व्यापार करो, कोई टेंशन नहीं। कुछ जगहों पर ड्यूटी फ्री पास देगा। तो यहीं से शुरुआत हो जाएगी अंग्रेज़ों के भारत में दास्तां, मतलब अंग्रेज़ों के अपने दास्तां की शुरुआत यहीं से हो रही है। जैसे ये मुक्त व्यापार का पास देगा, दस्तक देगा, जैसे दस्तक कहा गया।
कंपनी को जैसे ही दस्तक देगा तो कई प्राइवेट लोग भी उस दस्तक का मिसयूज़ करेंगे। इसी बात को लेकर कहानी आगे चलेगी, और कहानी आगे चलेगी तो कहाँ पहुँचेगी, कहानी आगे चलते हुए पहुँचेगी प्लासी के युद्ध पे पहुँचने वाली ये कहानी। कैसे, देखिए मैंने आपसे बोला कि बंगाल एक्चुअली में सत्ता का केंद्र बना हुआ है। बंगाल के बारे में कहा जाएगा कि बंगाल सत्ता का केंद्र क्यों बना हुआ है। देखिए क्या होगा, 1717 के बाद परिवर्तन हो रहा है। बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान था, उसके बाद कई सालों बाद अलीवर्दी खान नवाब बनेंगे। अलीवर्दी खान ये देखेंगे कि अंग्रेज मिसयूज़ कर रहे हैं दस्तक का, तो अलीवर्दी खान हड़काएंगे कि मिसयूज़ मत करो दस्तक का, किलेबंदी मत करो दुर्ग की। अंग्रेज नहीं मानेंगे, अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाएगी उसी क्रम में। तो अलीवर्दी खान का पोता ग्रांड सन सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठेगा। तो नया खून है तो अंग्रेजों को हड़काएगा कि दस्तक का मिसयूज़ मत करो, किलेबंदी मत करो। अंग्रेज मानेंगे नहीं, और जब अंग्रेज नहीं मानेंगे तो अंग्रेजों के नहीं मानने पर गुस्से में आकर सिराजुद्दौला बंगाल पर मतलब कलकत्ता में फोर्ट विलियम पे चढ़ाई कर देगा और फोर्ट विलियम को सीज कर देगा। जब सिराजुद्दौला, तो ऐसा कहा जाएगा कि उस फोर्ट विलियम में, ये कहानी इतिहासकारों के द्वारा या फिर अंग्रेजों के द्वारा गढ़ दी गई कि उस फोर्ट विलियम को सीज करने में सिराजुद्दौला ने एक 14x18 के छोटे से रूम में लगभग 200-300 लोगों को ठूंसा और उस रूम को सीज कर दिया। सफोकेशन के चलते उन लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें से लगभग 200-250 लोग मर गए, 25-26 लोग बचे हैं। उनमें से एक दद्दू ये कहानी सुना रहे हैं कि हमको सिराजुद्दौला आया और उसने फोर्ट विलियम के इस कमरे में बंद करके हमको कैद कर दिया। सफोकेशन के चलते अंग्रेजों की अंग्रेजी महिला, अंग्रेजी बच्चों की मृत्यु हो गई। तो ऐसा बोला गया, इसे बोला गया ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस ब्लैक होल ट्रेजेडी को आधार बनाया अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध का, कि एक तानाशाह भारत में, इसका नाम है सिराजुद्दौला, और इसने तानाशाही फैलाई हुई है। बताइए, छोटे से रूम में महिलाओं तक को बंद कर दिया, छोटे बच्चे मर गए इसके कारण। तो इस तानाशाही खत्म करने के प्लासी का युद्ध हो रहा है, बंगाल का मैदान है। और इस 1757 में प्लासी के युद्ध में आमने सामने जो मतलब सेनाएं खड़ी हैं, एक तरफ है रॉबर्ट क्लाइव की सेना, अंग्रेजों का सेनापति, और दूसरी तरफ है सिराजुद्दौला की सेना प्लासी के मैदान में, जैसे हम लोग प्लासी का युद्ध कहते हैं। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में अंग्रेजों की सेना को सिराजुद्दौला सेना गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर हार कैसे गए पे, तो मैं बोलूँगा कि एक हिंदी मुहावरा है, मीर जाफ़र होना। मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति है, उसने अपने नवाब को धोखा दिया और इस प्रकार से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की धोखे से विजय हो गई। ठीक, तो सिर्फ मीर जाफ़र ने धोखा नहीं दिया, मीर जाफ़र के साथ मानिक चंद हैं, जगत सेठ है, राय दुर्लभ हैं, इन लोगों ने भी मीर जाफ़र का साथ दिया है। और इस प्रकार से मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, अंग्रेजों की विजय हुई। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को इनाम दिया, इनाम के रूप में बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया गया मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र गद्दी पर बैठेंगे, गद्दी पर बैठने के बाद सत्ता का घमंड आएगा, तो मीर जाफ़र बोलेंगे अंग्रेजों से कि मिसयूज़ मत करो दस्तक का, और किलेबंदी मत करो दुर्ग की, मतलब फैक्ट्री की किलेबंदी मत करो। तो अंग्रेज जब नहीं मानेंगे तो ये डचों के साथ मिलकर, कौन, मीर जाफ़र डचों के साथ मिलकर एक रणनीति बनाएगा, डचों को अंग्रेजों के सामने भिड़ा देगा, पैसा देगा, उनको सैनिक देगा, उनको शस्त्र देगा, डचों और अंग्रेजों में लड़ाई करा देगा, डच अंग्रेज में लड़ाई होगी। उद्देश्य है मीर जाफ़र का कि अंग्रेज हारेंगे तो डचों के साथ मिलकर हम लोग अपने मतलब यहाँ पर कब्जा करेंगे, आराम से रहेंगे। डच अंग्रेज में लड़ाई होगी, अंग्रेज डचों को गिरा के मारेंगे। युद्ध का नाम है बैटल ऑफ बिदारा या फिर बैटल ऑफ चिंसुरा। बिदारा के स्थान पर अंग्रेज डचों को गिरा के मारेंगे। और यह सूचना कि डच अंग्रेज पर आक्रमण करने वाले हैं, यह सूचना मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम, अब की बार मीर कासिम मीर जाफ़र को धोखा दे रहा है, मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को दे दी है। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को पद से फेंका और इनाम दिया उसके दामाद मीर कासिम को। नवाब बना दिया गया बंगाल का मीर कासिम को। मीर कासिम गद्दी पर बैठेंगे, सत्ता का घमंड आएगा, और सत्ता का घमंड आएगा तो मीर कासिम भी क्या बोलेंगे, ओए डोंट मिसयूज दस्तक इन प्रोटेक्शन ऑफ द फैक्ट्री। अंग्रेजों से बोलेंगे किलेबंदी मत करो और दस्तक का मिसयूज़ मत करो। अंग्रेज दौड़ा देंगे, अंग्रेज दौड़ाएंगे तो मीर कासिम पहुंचेंगे अवध। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, यह तीनों लोग बक्सर के मैदान में 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध होगा, जिसमें 3 नवाबों की सेना को हेक्टर मुंदरों की छोटी सी सेना, अंग्रेजों की छोटी सी टुकड़ी, इन 3 नवाबों की सेना को हरा देगी। और इस प्रकार कहा जाएगा कि भारत में अंग्रेजों ने निर्णायक युद्ध है बक्सर का युद्ध, जहाँ पर स्थायी विजय, एक परमानेंट विक्ट्री हासिल कर ली है। और इस प्रकार हम लोग अब आगे चलने वाले हैं कि बक्सर का युद्ध हो चुका है, प्लासी का युद्ध हो चुका है, तो मैंने आपको बता दिया प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। इसके आगे अब हम लोग चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये पहला लेक्चर था, बहुत तेज़ गया हूँ मैं। अब इसके आगे हम लोग चलने वाले हैं लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट पे, कि आखिर एक बार स्थायी विजय हो गई और अंग्रेज़ों ने भारत में पहुँच बनाना शुरू कर दिए हैं, तो अब वो भू राजस्व व्यवस्था की बातें होंगी, इजारेदारी प्रथा, इस्तेमारी प्रथा, जमींदारी व्यवस्था, या कहूँ रैयतवाड़ी व्यवस्था, या फिर महलवाड़ी व्यवस्था। इसके द्वारा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ से हम जनरेट करेंगे कारणों को कि किन कारणों से 1857 का विद्रोह हुआ, और फिर वहाँ से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को आगे की तरफ लेके चलेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मुश्किल से 5 या 6 लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री में निपटा चुका हूँगा और इन्हीं नोट्स के साथ दूंगा, तो ये भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है।
आज के लिए इतना ही है, इतना ही पढ़िए बस। इसके आगे कहानी सुनाएंगे कल।